इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट वन शॉट लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है। बहुत ही जल्दी लेकिन सिखाते समय अच्छे से और डिटेल में आपको सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सारे लेक्चर्स मैं आज दे दूंगा और कंप्लीट लेक्चर आपको सिखा दूंगा। बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरा वीडियो देखना है। उससे पहले आपको एक काम करना है, जो स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी 2022 यानी इस मई के एग्जाम में फिजिक्स के एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको हमसे पढ़ना है, बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक बना के दे दिया है। उस ग्रुप को एक बार ज्वाइन हो जाइए, फिर वहां पे मैं बाकी सब जो इंस्ट्रक्शंस है उस ग्रुप पे मैं क्या करूंगा, फॉलो करते रहूंगा और आपका सबका फॉलोअप भी लेते रहूंगा। बहुत ही किफायती और बहुत ही अफोर्डेबल स्ट्रक्चर्स को हम उस वहां पे क्या करने वाले हैं, एक रन करने वाले हैं। सो जो स्टूडेंट्स 10th मार्च के एग्जाम के बाद में भी एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके भी लाइव लेक्चर्स करना चाहते हैं, टेलीग्राम की मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है बच्चों, पहली ही लिंक है, उसको एक बार ज्वाइन हो जाइए। बाकी आप वीडियो को सब तरफ भेज ही रहे हैं और शेयर करते ही रहे हैं, तो इसे भी शेयर कर दीजिए और इसके न्यूमेरिकल्स भी हमें क्या कर लेने हैं, आज ही कंप्लीट कर लेने हैं। तो चलिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट हो गया, अब हमारे मेन काम की तरफ चलते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंप्लीट चैप्टर है, 7 से 8 मार्क का चैप्टर आता है। थियोरेटिकल स्ट्रक्चर्स में 2 सेक्शंस में डिवाइड हो चुका है। सबसे पहला सेक्शन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, दूसरा सेक्शन है कैपेसिटर का। दोनों के एक्सप्रेशंस में आपको क्या करने वाला हूं, एक एक एक्सप्रेशन कर देने वाला हूं। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिकेटेड बाय फाई एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इज फाई अपॉन डीएस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इट इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ये हमारे 11th के 2 फॉर्मूला है जो हमें याद रखने हैं 12th में, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक इंडक्शन ही आपके पास सारे फॉर्मूले क्या होने वाले हैं, इजीली बनने वाले हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू फाई। फाई का मतलब होता है इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ एनी गिवन एरिया and in particular unit area it is indicated by electric induction phi by ds। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका गॉस थ्योरम। बेटा व्हाट इज गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by any closed surface it is given by charge enclosed by that surface divided by epsilon 0। स्टेटमेंट ही आपको ऐसे याद करना है। ओके, चार्ज डिवाइडेड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय क्या है, इप्सिलॉन 0। यानी स्टेटमेंट कैसे बनेगा, देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस इट इज गिवन बाय क्लोज सरफेस है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्लोज सरफेस वाला इंटीग्रेशन ले लेंगे। यानी फाई का इंटीग्रेशन ले लिया मैंने और ये सर्कल बीच में क्यों निकाल लिया, कि सरफेस कैसा है बेटा, क्लोज्ड है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बता दे रही है कि समझ रहा है और बेटा लाइक करते रहिए ताकि हम इस प्रीमियर को आगे बढ़ा सके। फाई इज इंटीग्रेशन और इसे लिख सकते हैं हम क्यू बाय इप्सिलॉन 0। ओके, सो ये आपके पास आ गया गॉस थ्योरम। फाई के बजाय अगर मैंने इस फॉर्मूला को क्लियर कर लिया तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डीएस, या कभी कभी हम लिख सकते हैं ई डीएस कॉस थीटा, क्योंकि प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ओके, सो यहां पे भी एक फॉर्मूला बन जाता है, इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0 और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस इंटू कॉस थीटा ऑफ क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0। ये भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। ये जो थीटा है, थीटा कहां का थीटा है बेटा, इट इज द थीटा बिटवीन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर ऑफ सरफेस, द सरफेस विच इज गेटिंग एक्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ये वो थीटा है जो थीटा हमें अगले एक्सप्रेशन पे समझ में भी आ जाएगा। तो क्यू बाय इप्सिलॉन 0 यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन को चला जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस कॉस थीटा इंटू इप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू क्यू। इस पूरी टर्म को एनसीईआरटी कहता है TNEI इज इक्वल्स टू क्यू। व्हाट इज TNEI, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। अब लाइट लगा होगा, जो लड़के महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नहीं है उनको यहां पे समझ गया TNEI करके। सो TNEI आता कहां से, उसका ये मैंने बेस बताया बेटा, लेकिन हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, गॉस थ्योरम, ये हमें कंप्लीट लिखना है। ये अगर हमने नहीं भी लिख लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट याद रखना है, स्टेटमेंट पूछ सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय एनी सरफेस इट इज गिवन बाय टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0। एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं है। हाँ, अच्छे से दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं पहले एक्सप्रेशन की तरफ। चलिए बेटा, पहले एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम आपको याद रखना है और इलेक्ट्रिक इंडक्शन की और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद रखनी है, बाकी बहुत ही आसान है।
क्वेश्चन क्या आता है, देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके बाहर यहां पे मैंने एट अ डिस्टेंस यानी सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया है, पॉइंट पी है। ओके, अब इस पॉइंट पी पे इस स्फीयर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्ट हो रही है, ई की वैल्यू आपको पूछी गई है एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू दिस पर्टिकुलर स्फीयर। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, जैसे ये एक वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया है, देखिए बेटा ये एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया है मैंने यहां से यहां तक, ये होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। वैसे इस डायरेक्शन को भी एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर चला जाएगा, वैसे इस डायरेक्शन को भी एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा एक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर, क्योंकि जैसा ऐसा स्फीयर है, और स्फीयर कहां से चार्ज है बेटा, आउटसाइड से चार्ज है, बाहर से स्फीयर चार्ज है। तो हम इस पॉइंट को रेफरेंस पकड़ के एक और स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, और इस स्फीयर को मैं नाम दे सकता हूं गॉसियन स्फीयर। ओके, क्यों गॉसियन स्फीयर, क्योंकि इस पूरे स्फीयर में क्या एक्ट होने वाला है बेटा, गॉस थ्योरम एक्ट होने वाला है। जैसे यहां पे पॉइंट, अगर पॉइंट पी यहां के बजाय यहां होता था तो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती थी, यहां होता था तो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती थी, यहां होता था फिर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती थी। तो हमने स्मॉल आर एक रेडियस पकड़ के एक स्फीयर ही ड्रॉ कर लिया, वो हो गया आपका डीएस। ओके, ये आपका डीएस हो गया। अब डीएस और ई में थीटा कितना बन गया बेटा, 0, क्योंकि ये तो एक दूसरे से कोइंसाइड हो ही नहीं रहे हैं। तो हमें पकड़ना है सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर गॉस थ्योरम। सो मेरे साथ में रिवाइज करेंगे बेटा सब गॉस थ्योरम। क्या था गॉस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed by any surface it is given by total number of charges divided by epsilon 0। इसको कह लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर कर लिए, जैसे गॉस थ्योरम कंसीडर करेंगे वैसे ही हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कंसीडर कर लिया मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसीडर कर ली। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज phi इज इक्वल्स टू E डॉट डीएस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन के हम क्या कर सकते हैं, एलएचएस हम क्या कर सकते हैं, सेम है, तो आरएचएस क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। सो E डॉट डीएस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0। अब व्हाट इज डीएस बेटा, डीएस इज योर सरफेस। जो सरफेस मैंने उसके आसपास निकाल भी लिया है, देखिए ऐसे, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन स्फीयर है, उसका एरिया कितना रहेगा, क्योंकि ये टोटल इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो गया ना, यहाँ पे ये टोटल रहेगा, ये टोटल रहेगा इंटीग्रेशन। ओके, सो डीएस ई की तो इंटीग्रेशन निकलना नहीं है, सो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस is equals to q upon epsilon 0. Integration of ds can be represented as its complete area. So E into 4 pi r square is equals to q upon epsilon 0. E की वैल्यू निकालनी थी बिकॉज हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देयरफॉर वी गेट इक्वेशन एज E is equals to 4 pi r square, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, सो इक्वेशन क्या बनेगा, q upon 4 pi r square into epsilon 0. So E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square। चमका है कि नहीं चमका है, क्लियर है, q upon epsilon q upon r square। This electric field intensity at point P which is at distance small r। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि ये स्मॉल r से उछल के यहां पे जंप हो गया, समझ लीजिए यहां पे, और कैपिटल R डिस्टेंस है। If P is on sphere, P कहां पे है, ऑन स्फीयर है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, E is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon कैपिटल R स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल R, इट्स रेडियस। ओके, और अगर P अंदर चला गया बेटा तो क्या हो जाएगा, अगर P अंदर चला गया, इनसाइड अगर होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। क्यों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड 0 है, क्योंकि हमारा जो स्फीयर है वो कहां से चार्ज है, आउटसाइड से चार्ज है, इनसाइड से वो चार्ज नहीं है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ लेना है यहाँ पे कि स्फीयर के स्ट्रक्चर्स में ये 3 कंडीशंस भी मैंने निकालनी आसानी है बेटा, आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा, आई होप। ओके, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, चलना है आगे, चलो कमेंट सेक्शन में बताए मुझे। ओके, चलो स्फीयर की तरफ हो गया, अब सिलेंडर की तरफ चलते हैं, एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, हमारा अगला एक्सप्रेशन है, ऑब्टेन इलेक्ट्रिक इंडक्शन एट अ पॉइंट आउटसाइड जस्ट आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। हमने चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर निकाल लिया।
जैसे स्पीयर का एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया, सेम उसी टाइप में हमें ये भी एक्सप्रेशन निकालना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी है कि यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है वो अकॉर्डिंग टू लेंथ है। इसलिए यहाँ पे एक लैम्डा टर्म आती है, जो लैम्डा है हमारा Q बाय एल, दैट इज लिनियर चार्ज डेंसिटी। सो इस टर्म को हमें याद रखना है आखिर तक। ओके, सो हमने क्या कर लिया, फिर से हमें एक बार गॉसियन सरफेस निकालना पड़ेगा जो पी के इर्द गिर्द रहेगा, और सिलेंडर के वजह से वो भी कैसे रहेगा, इन्फिनिटी लॉन्ग एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ही रहेगा। और ये आपके पास हो गया पॉइंट पी, इधर चली गई ई, थीटा फिर से चार्जेस, और इस डीएस में क्या हो गया हमारे पास, 0 बन गया। ओके बेटा, अब वही इक्वेशन हम फिर से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, let us consider electric flux. What is electric flux? Phi is equals to E multiplied by ds. So इसे लिख सकते हैं E ds cos theta. So we can write that E multiplied by क्या होगा, ds, because cos 0 is equals to क्या हो गया, 1. So integration of E dot ds. अब E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds अगर बन गया तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इस पूरे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे, सो E इंटू 2 पाई r इंटू एल, ये आपके पास होगी फाई इन टर्म्स ऑफ कौन सी, इन टर्म्स ऑफ इट्स डेफिनेशन 2 पाई आर एल। क्यों? क्योंकि ये जो सब स्ट्रक्चर है वो सर्कुलर है, और अकॉर्डिंग टू लेंथ इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, गॉस थ्योरम कंसीडर कर सकते हैं। चलिए, गॉस थ्योरम हमने कंसीडर कर लिया। क्या है गॉस थ्योरम, फाई इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन 0। दोनों इक्वेशंस एक बार फिर से टैली कर लीजिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को अगर टैली कर लिया, E इंटू 2 पाई आर एल इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बन गया ना। E इंटू 2 पाई आर एल इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, हमें निकालनी वैल्यू Q E की, सो 2 पाई आर एल इधर चले गए, सो E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन 0। अब बेटा क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन एल इज लैम्डा। ओके, Q अपॉन एल इज लैम्डा, सो इक्वेशन बिकम्स लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। इसको अच्छे से अगर लिखना है तो E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन स्मॉल r, where lambda is the linear charge density and what is r? R is the distance of that particular point P from the axis of the cylinder. अगर ये point P फिर से हमारे सिलेंडर पे आ गया, if स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R ऐसा बन गया, तो इक्वेशन बिकम्स E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन कैपिटल R। ओके, और अगर सिलेंडर के अंदर ही चला गया तो इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी 0। ओके, तो ये भी एक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन की तरफ। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बेटा, वो आ सकता है एग्जाम में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों टर्म्स को मैं अच्छे से बताने वाला हूं। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। चलो बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, समझ लीजिए। एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट इन द सिस्टम। यानी हमें चार्ज कहां से कहां लाना है, फ्रॉम इंफिनिटी से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। अब हम इंफिनिटी तो ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमने क्या कंसीडर कर लिया कि ये जो पॉइंट ए है वहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट ओ है वहां पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है। अब ये कैपिटल क्यू है या स्मॉल क्यू है, ये हमारा स्टैटिक चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ये जो स्मॉल क्यू 0 चार्ज है वो हमें लाना है कहां से, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी तो नहीं ड्रॉ करेंगे, सो पहले हम कहेंगे कि क्यू से स्मॉल क्यू तक का, ए तक का जो डिस्टेंस है वो R1 है, और वो हमें यहां पे लाना है बी तक, तो R2 तक हमें लाना है। ओके, तो इस दौरान जो वर्क डन हो रहा है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक वर्क डन निकालेंगे। कौन सा वर्क डन है बेटा, पॉइंट चार्ज Q0 को हमें A से B तक लाना है, तो हम कंसीडर करेंगे dW, यानी वर्क डन, हम इसे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने वाले हैं, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F इंटू dr। क्यों, तो dr हम स्मॉल एक डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, और उस डिस्प्लेसमेंट पे ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम R1 टू R2। ओके, अब ये फोर्स कौन सा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्लस क्यू एंड प्लस Q0। तो उसका हम वैल्यू डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, दैट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा देखिए यहां पे Q1 है हमारा प्लस Q और Q0 है हमारा Q2, तो हो जाता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ओके बेटा, दिख रहा है ना आपको? चलिए दिख रहा है, तो हम इसे माइनस क्यू लिख रहे हैं। यहाँ पे माइनस क्यू आएगा क्योंकि बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। कौन बोथ अपोजिटली डायरेक्टेड है? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे अगर इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा आपके पास डेल्टा यू यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास dr। ओके बेटा, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे फ्रॉम कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी के लिए। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकलना पड़ेगा। सो माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 स्मॉल Q0 इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या बन जाएगा dr। दिस इज योर डेल्टा यू। अब इंटीग्रेशन के लिए हम करेंगे क्या, इस आर स्क्वायर को 1 अपॉन आर स्क्वायर को आर रेज टू पावर -2 लिख लेते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 आर रेज टू पावर -2 इंटू dr। अब इंटीग्रेशन तो आपको पता होगा, पावर 1 से बढ़ेगी और वही पावर क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर को आ जाएगी। तो -2 प्लस 1 यानी -1, यानी ये इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q इंटू Q0। इट इंडिकेट्स -1 अपॉन -1 मल्टी इन where time is ranging or where integration is ranging from R1 to R2। ओके बेटा, अब ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा एंड लिमिट्स आर रेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2। आर रेज टू पावर -1 को हम क्या लिख लेंगे, डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस माइनस कैंसिल हो गए इन ब्रैकेट 1 अपॉन R वेयर इट इज रेंजिंग फ्रॉम R1 टू R2। ओके, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इक्वेशन बिकम्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वेयर अपर लिमिट है R2, सो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इस इक्वेशन को हम अगर अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे तो हम इजीली इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कैसे लिख सकते हैं। हम इसे कैपिटल Q को लिख लेंगे बेटा Q1 और Q0 को हम लिख लेंगे Q2, और जिसे हमने R1 कह लिया था इस पॉइंट A को, हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये A कहां पे होना चाहिए, इंफिनिटी पे होना चाहिए, बिकॉज डेफिनेशन इज टू ब्रिंग द इंफिनिटी स्ट्रक्चर टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इस R1 को इंफिनिटी में लिख लेते हैं। सो डेल्टा यू इट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब 1 अपॉन इंफिनिटी को हम क्या कर लेते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं। सो इक्वेशन बिकम्स डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास आ गई। अब अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पूछा है, कौन से चार्ज का, ऑफ अ यूनिट चार्ज। कौन से चार्ज का ले लिया हमने, यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपको लेना है तो इसे डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और उसका फॉर्मूला मिलेगा V। इसको Q से अगर डिवाइड कर लिया तो एक Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो V इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बहुत ही आसान एक्सप्रेशन है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इनिशियल पार्ट है, एक्सप्रेशन का पार्ट है, वो हमारे पास ये 3-4 एक्सप्रेशन हमारे पास दे देता है। अब इसके बाद हमारे पास कैपेसिटर्स के एक्सप्रेशन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पोलराइजेशन का एक स्ट्रक्चर है जो भी मैं आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं तब तक।
चलो कैपेसिटर्स, अब कैपेसिटर्स है क्या? कैपेसिटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर आप इसे कंडक्शन में यूज करेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3 टाइप होता है बेटा। ये अर्थिंग है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट पे हमारे पास डिपॉजिट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस, एक प्लेट पे हो जाएंगे डिपॉजिट नेगेटिव चार्जेस, और वही चार्ज क्या रहेगा, अर्थिंग रहेगा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्पेरिकल कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, लेकिन पढ़ने में हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी भी हमें क्या करनी पड़ती है, डिफाइन करनी पड़ती है। इट इज द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस और कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस, इट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, Q it is directly proportional to V. What is Q? Q is a charge, V is potential difference और potential। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा कैपेसिटी रहेगा चार्ज का डिपॉजिट करने का, और इसे हम लिख सकते हैं Q is equals to CV, where C is your capacity of capacitor। C का फॉर्मूला भी बनता है C is equals to Q upon V। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसका यूनिट बनेगा C कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट और फैरेड। ओके, इसका यूनिट क्या बनेगा, फैरेड और कूलम पर वोल्ट। ये स्ट्रक्चर तो है ही, प्लस इसके साथ में इसकी हम एक मिनट में अरेंजमेंट एक बार देख लेते हैं। समझ लीजिए मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कर लिया है, कैपेसिटर्स लगा दिए हैं। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं कैपेसिटर लगाता हूं, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना देता हूं। एक यहां पे ले लेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सो इधर बैटरी मैंने लगा दिया, यहां पे की लगा दिया। समझ लीजिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का अलग होगा, तो इसका होगा V1, इसका होगा V2, इसका होगा आपके पास V3। अब हमें करना क्या है बेटा, V1, V2, V3 और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा V। तो इसे हम इजीली लिख सकते हैं दैट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यू कैन राइट दैट V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। ओके, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। तो यहां पे इक्वेशन बन जाएगा Q अपॉन C। C इज टोटल कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो Q अपॉन C इज इक्वल्स टू Q1 और Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। अब मैंने Q लिखा सब तरफ, क्योंकि हमारे पास Q क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो सब Q कैंसल आउट हो जाएंगे और 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आपके पास अरेंजमेंट आ जाएगी कौन से कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। याद रखना है रेजिस्टेंस के लिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है वो कैपेसिटर्स के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन है। अगर हमारे पास दूसरी अरेंजमेंट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, पैरेलल में दिस इज योर C1, इसको पैरेलल में लगा दिया हमने C2, ओके, और इसे पैरेलल में हमने लगा दिया C3, और इसको हमने पैरेलल में लगा दी बैटरी, और ये हो गई आपकी की। अब डायग्राम को मैंने थोड़ा सा इजी गोइंग होने के लिए लिख लिया है। मैं एक बार देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो दिख रहा है। हम क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से जाएगा I1, यहां से जाएगा I2, यहां से जाएगा I3। करंट जाएगा यानी हर एक चार्ज अलग रहेगा और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम इक्वेशन कैसा लिख सकते हैं, फॉर पैरेलल स्ट्रक्चर टोटल करंट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके बेटा, अब Q के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। सो वी कैन राइट CV टोटल कैपेसिटी एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सबका सेम ही है, तो वी कैन राइट C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। बट बेटा V1 V2 V3 और टोटल V कैसा है, सेम, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन potential difference remains same. So we can get the equation as C is equals to C1 plus C2 plus C3 and so on. This is the equation for capacity of a parallel arrangement of capacitors. This is the equation for capacity of series combination of capacitors. ये दो बेसिक स्ट्रक्चर्स तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में जो कैपेसिटर्स के दो एक्सप्रेशन आ सकते हैं, मैं उन पे अब बात करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले एक्सप्रेशन पे हम चलते हैं। चलिए बेटा, ये एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर हमने ले लिया, हमें एनर्जी स्टोर करनी है। फिर से एक बार एनर्जी ये वर्ड आ गया है तो जरा शांति से देखेंगे। एनर्जी निकालनी है यानी हम क्या निकालेंगे बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यानी वर्क डन निकालेंगे। अब हो क्या रहा है, इस वोल्टेज की वजह से ये कैपेसिटर क्या हो रहा है बेटा, चार्ज हो रहा है।
इफ दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस से दैट अ स्मॉल चार्ज dq इट इज गेटिंग प्रोसेस्ड और इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर। अब हमारे पास इक्वेशन है क्या, दैट q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, हम स्मॉल q ले लेते हैं, स्मॉल q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड स्मॉल q इज इक्वल्स टू cv। तो आपके पास दो इक्वेशंस बन जाते हैं, दैट c इज इक्वल्स टू q अपॉन v, ओके, एंड v इज इक्वल्स टू q अपॉन c, ओके। अब आपके पास वर्क डन अगर निकालना है, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल चार्ज dq, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस है आपका v एंड चार्ज आपका है dq, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस के बजाय मैं वैल्यू डाल सकता हूं q अपॉन c, सो स्मॉल वर्क डन इट इज गिवन बाय q अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास dq, आ गया। अब इस वर्क डन को हमें कंप्लीट वर्क डन की तरफ लेके जाना है, यानी वर्क डन को हम क्या करना है, dq को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम जीरो, यानी dq शुड बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू कैपिटल Q, दीज आर द कंप्लीट चार्जेस विच आर प्रेजेंट। सो इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वर्क डन का इंटीग्रेशन 0 टू w हो गया, 0 टू w dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू q, दैट इज q बाय c इंटू क्या हो गया आपके पास dq, ओके। अब ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है और इक्वेशन ले लेना है, दिस वर्क डन इट इज w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c, बाहर निकल जाएगा 1 अपॉन c q, क्योंकि कैपेसिटी तो कांस्टेंट होती है। सो इन ब्रैकेट इंटीग्रेशन फ्रॉम q टू dq फ्रॉम 0 टू क्या आ जाएगा हमारे पास q। अब q dq का इंटीग्रेशन q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c इन ब्रैकेट q स्क्वायर अपॉन 2 वेयर लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज q। आपके पास एक्सप्रेशन तो आ ही गया है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन c इन ब्रैकेट क्या मिलेगा, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, क्योंकि इक्वेशन लोअर लिमिट है 0। सो इक्वेशन वर्क डन बिकम्स 1 अपॉन c इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास c। अब दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी और द एनर्जी विच इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, सो u इसे लिख लेते हैं, u इज इक्वल्स, सो अगर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख लिया, तो 1 अपॉन 2 q बाय c स्क्वायर, ये आपकी कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ जाती है। अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम q इज इक्वल्स टू cv के स्ट्रक्चर में एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। सो q इज इक्वल्स टू cv अगर लिख लिया और यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो u दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इट बिकम्स 1 अपॉन 2 c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c कैंसल, सो u इज इक्वल्स टू दैट इज पोटेंशियल और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ ऑफ cv स्क्वायर। ये आपका एनर्जी स्टोरेज का क्या आ जाता है बेटा, एक्सप्रेशन आ जाता है, आपको इसे भी याद रखना है। अब मैं पोलराइजेशन के बारे में 2-3 थ्योरी क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं, जो थ्योरी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आ गया तो वीएस से वेरी शॉर्ट आंसर इस पे आ सकता है। तो एक बार हम उस पोलराइजेशन के टॉपिक को भी क्या कर लेते हैं, निपटा ही देते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाए। सो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पोलराइजेशन होता है वो होता है द डायपोल मोमेंट, यानी कौन सा डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नोन एज पोलराइजेशन। एक सिंपल लाइन है बेटा, बस हमें याद रख लेनी है, ताकि हमें इन पूरे एक्सप्रेशंस के बाद में अगर 1 मार्क क्वेश्चन कोई आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वो भी क्या हो जाए, अच्छे से याद हो जाए। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर अप हो चुका है, जो आपके बोर्ड्स के लिए आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लेने वाले हैं चैनल पे, एग्जाम के पहले आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप पढ़ते रहिए और मैं पढ़ाता रहूंगा बेटा। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम की, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है, ताकि हम आपकी और मदद कर सकें। थैंक यू बेटा, प्लीज शेयर विथ ऑल।